हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये वीडियो है सीएमए फाइनलिस्ट के लिए और खास करके उनके लिए जिनका एग्जामिनेशन अभी बस बस सर पे है। जून 24 में आपका एग्जाम है और पेपर नंबर 14 एसएफएम को लेकर के बड़ा संघर्ष चल रहा है और ऐसा लग रहा है क्या होगा भगवान जाने। तो ऐसे में आइए एक अच्छा स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह आप इस पेपर को अच्छे से मैनेज करके यहाँ पे 50 60 70 जितना भी लाना चाहते हैं ला सकते हैं। बट एक चीज तय है कि इस पेपर में फेल नहीं हो सकते। भैया क्या बोल रहे हो, फेल नहीं होंगे? हाँ जी, फेल नहीं होंगे, ये तो होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप इस पेपर में रीजनेबली प्रिपेयर्ड हो। अगर आप पेपर में एकदम भी प्रिपेयर्ड नहीं हो तो यार कोई भी मैजिक पिल नहीं है जो आपको इस पेपर में ना पास करा सकता है। ठीक है, हो सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी ऐसी कोई मेरे पास मैजिक पिल नहीं है कि कोई बात नहीं बच्चा पढ़ाई नहीं किया, कोई बात नहीं, ये गोली खा ले और एग्जाम में पास हो जाना। मेरे को लगता है उसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन हाँ, जिन्होंने ठीक ठाक प्रिपेयर किया है उनको चाहता हूं कि यार आप लोग ना पार ही हो जाओ, आप लोग इस पेपर में एकदम भी ना अटको। खास करके मेहनत करिए, इतनी इतना एफर्ट मारा है तो अब तो जाकर के पेपर निकल जाना चाहिए। तो निकलने के लिए जो लास्ट टाइम मिस्टेक्स करते हैं ना स्टूडेंट, वो यही है कि दो में से एक चीज मिस आउट कर देते हैं। पहला, कॉन्फिडेंस घर पे छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस घर पे छोड़ के जाओगे तो कैसे होगा? एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंट रहते हुए आपको एग्जाम देना होगा। आपको ये समझना होगा कि जितनी भी आपने तैयारी करी और जितना भी आपने एफर्ट मारा वो सारा आपके काम आने वाला है। आपको चप्पे चप्पे पे यही समझना होगा कि मैं होशियार हूं, मैं होशियार हूं, मैं होशियार हूं, तभी ये पेपर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बच्चे ना पेपर को देख करके भटक जाते हैं। उनको ऐसा मतलब ऐसा लगता है हम कहाँ करें, क्या जाएं, क्या करें, मतलब पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, यही नहीं समझ में आता। उसको लेकर के घबराहट इसलिए होती है क्योंकि पेपर में आमतौर पे हम थोड़े चकाचौंध तो हो जाते हैं। हमें लगता है ये पेपर कैसा होगा, क्या होगा। तो यार उस चकाचौंध से बचने के लिए घर से अगर आप अच्छे से पेपर पैटर्न को समझ करके जाएं और ना कि सिर्फ पेपर पैटर्न समझा हुआ रहे बल्कि ये भी तैयारी रहे कि हमको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो यकीन मानो ये काम काफी आसान हो जाएगा। और ये काम अच्छे से कैसे होगा समझते हैं। तो पेपर पैटर्न को ढंग से समझाने जा रहा हूं, साथ ही साथ ये समझाऊंगा कि पेपर पैटर्न में कौन से सवाल को कब कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। लास्ट टाइम रिमाइंडर भी दूंगा। ये वीडियो अच्छा लगने पे लाइक दे करके जाना। बाद बाकी अगर आप पढ़ाई में बिजी हो तो लाइक भी मत करना, चलेगा, कोई बात नहीं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो यार ये सेक्शन ए की हम बात करते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, जो कि मुझे लगता है कि 50% प्रैक्टिकल 50% थ्योरी आ सकता है। हालांकि अभी तक का जो हिसाब किताब है वो मैं आपको समझाता हूं। आज तक का हिसाब किताब ये है कि थ्योरी थोड़ा सा कम आया है। आमतौर पे थ्योरी 30% ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, 70% प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, अब आप अपना इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ज्यादा ज्यादा आ सकते हैं। इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब यहाँ वो बच्चे जो बोलते हैं थ्योरी नहीं पढ़ के जाएंगे तो चलेगा क्या, मैं कहता हूँ यार थ्योरी कम से कम देख के जाओ। अपने जो एनरोल्ड बच्चे हैं उन सबको तो थ्योरी के कितने 5 लेक्चर्स दिए मैंने, 5 लेक्चर्स अच्छे से देख के जाओ रे। अच्छे से देख के जाओगे आपका थ्योरी अच्छे से तैयार हो जाएगा। एंड विल ऑल्सो हेल्प यू इन द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अगर अटेम्प्ट करना पड़ गया तो प्लीज थ्योरी अच्छे से देख के जाना, मिस आउट मत करना। आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर ये स्प्लिट 70-30 का रहा तो कुछ इस प्रकार होगा कि भैया आपके 10 से 11 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल आ सकते हैं और बाकी 5 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ सकते हैं। हालांकि ये रेशियो 7-8 के आसपास भी जा सकता है, ये हर टर्म बदल सकता है, तो इसके लिए कोई गारंटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। ये टेंटेटिव एनालिसिस है, तो ऑब्वियसली इसको ऐसा मत समझना एग्जामिनेशन में आपको इसमें फेरबदल नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है। दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, इंस्टीट्यूट ने अपना पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया, कहानी खत्म। नंबर 2, हो सकता है कि पेपर पैटर्न तो वही है लेकिन क्वेश्चंस जो आप सोच रहे थे जिन चैप्टर से इजी क्वेश्चन आएंगे उससे हार्ड आ गए और जिनसे हार्ड आएंगे वहां से इजी आ गए। तो उस केस में भी आपको ये पूरा अपना स्ट्रैटेजी रिवैम्प करना पड़ सकता है। वो एग्जाम में बैठ के ही हम डिसाइड करेंगे। घर से जो डिसाइड कर रहे हैं वो ये है कि आपको पहले 30 मिनट में अपने एमसीक्यू को सल्टाना है। ये बात मैंने बोली नहीं लेकिन अब बोल देता हूं कि 30 मिनट में एमसीक्यू सल्टाना, और जी हां, एमसीक्यू सबसे पहले करना है। एमसीक्यू को लेकर के मैंने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको एग्जाम में कैसे पेपर प्रेजेंट करना है, कहां क्या लिखना है क्या नहीं, एमसीक्यू सेशन में ऑलरेडी क्लियर्ड है, तो मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। इसके अलावा अगर हम 30 मिनट के बाद की बात करें तो अगले 90 मिनट में हमको यहाँ 6 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ऐसे क्वेश्चन तो 3 ही करने हैं पर उनके सब पार्ट्स मिलाकर के 6 सब पार्ट सॉल्व करने हैं। इसमें मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं आपके जो बोल रहे हैं ना एक्सपीरियंस से सोच पा रहा हूं या आपके नजरिए से सोच पा रहा हूं, मुझे लगता है कि कोई भी एक आम बच्चा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये आएगा फ्रॉम द चैप्टर रिस्की प्रपोजल एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। मेरा मानना है इन दोनों चैप्टर से आना
चाहिए। रिस्की प्रपोजल तो यार सबसे इजी चैप्टर है, इसमें तो मार्क्स आराम से आएंगे। मुश्किल से मुश्किल कुछ इसमें है तो हिलर्स रूल है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। नंबर 2 है सिक्योरिटी एनालिसिस। अगर हम सिक्योरिटी एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी एनालिसिस में बॉन्ड वैल्यूएशन के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और इक्विटी वैल्यूएशन के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन दोनों को लेकर के मैंने सतर्क आपको पहले ही कर दिया था। आई होप आपने खुद को ठीक ठाक तैयार किया इसके लिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4A की बात करें तो ये भी सिक्योरिटी एनालिसिस से आएगा। एक सवाल अगर बॉन्ड एनालिसिस बॉन्ड की वैल्यूएशन से आया तो दूसरा इक्विटी की वैल्यूएशन से जरूर आएगा। इक्विटी वैल्यूएशन के लिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जरूर से तैयार करके जाएं। उसमें गॉर्डन का एप्लीकेशन होता है लास्ट में टर्मिनल वैल्यू के लिए, वो देख लेंगे तो आपका अच्छा काम हो जाएगा। इसके अलावा मुझे लगता है राइट्स से भी रिलेटेड यहाँ पे सवाल आ सकते हैं। इसको लेकर के अगर आपको थोड़ी भी तैयारी अगर आपने नहीं करी है तो सीए फाइनल में आए हुए क्वेश्चंस को बस आप ठीक से तैयार करके चले जाओ। राइट्स इशू की वैल्यूएशन कैसे होती है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके चले जाओ। हालांकि आपको क्रेडिट देना चाहूंगा, मैंने हाल फिलहाल में जब मॉक एग्जाम लिया था तो यार स्टूडेंट्स को मैंने वो एग्जाम में क्वेश्चन डाल दिया था सिक्योरिटी एनालिसिस का, राइट्स इशू का, एंड स्टूडेंट्स अच्छे से सॉल्व कर पाए। सो जितने भी एनरोल्ड बच्चों ने बेसिकली कॉपियां भेजी थी मुझे एंड दे वर एबल टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस। कुडोस टू योर एफर्ट्स। जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी है प्लीज तैयारी कीजिए। राइट्स इशू का वैल्यूएशन कोई बड़ा बात नहीं है, एग्जाम में एकदम आ सकता है। तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, खास करके कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, एंड इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में 3 स्टेज डिविडेंड मॉडल या फिर में आपके राइट्स इशू की वैल्यूएशन जरूर से तैयार कर लेना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 भी म्यूचुअल फंड से होगा, ये भी आपको अटेम्प्ट करना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही पोर्टफोलियो से सवाल होंगे, तो ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये है मेरा मानना कि अगले 90 मिनट का ये आपका एजेंडा होना चाहिए। अगर आप इस 2 घंटे में जैसा प्लान किया वैसा अटेम्प्ट कर पाओगे तो आप 72 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर चुके होंगे। 72 मार्क्स इन फर्स्ट 2 आवर्स इज अ ग्रेट फीट ऑल टुगेदर। उसके ऊपर से ये वो क्वेश्चंस होंगे जिन क्वेश्चंस में आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। यहां पे 72 में से 50 या उससे ज्यादा आने के चांस अपने आप ही बढ़ जाते हैं। हाँ, कईयों के लिए यहां पे हो सकता है कि आपके 30 नंबर ही निकले। क्या बात करो भैया, 72 में से सिर्फ 30? हाँ, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन कहीं फंस गया, एक आधा कुछ हो गया, एमसीक्यू भी ठीक ठाक सॉल्व नहीं कर पाए। अगर हमारे 72 में से 30 ही नंबर बन रहे हैं तब क्या हम पेपर छोड़ दें? नहीं, 30 वाले भी 40 तक तो आराम से पहुंच जाएंगे। किस्मत ने साथ दिया तो 50 तक भी पहुंच जाएंगे। 50 के ऊपर यहां से सफर मुश्किल होता जाएगा। तो पहले 2 घंटे में 30 कम से कम आपको स्कोर करना है 72 मार्क्स में से। ये कर लिया तो 50 तक की आपके लिए लॉटरी खुली हुई है। अगर आप 30 के नीचे हो तो 50 तक नहीं जा पाओगे, पास तब भी हो पाओगे। और अगर आप यहां पे 40 स्कोर कर लेते हैं, मैं कैसे स्कोर करना है वो भी बताऊंगा, तो 72 में से अगर आप 40 लेकर के आ जाते हैं पहले 2 घंटे में, आपके लिए 70 नंबर तक पहुंचना भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब 70 तो एग्जैक्टली नहीं होगा लेकिन स्टिल यू विल गेट क्लोजर टू दैट। तो 60 प्लस का स्कोर आपके लिए फीजिबल हो सकता है। तो वो कैसे होगा आइए देख लेते हैं। बाद बाकी जो लोग अभी ख्वाब देख रहे हैं भैया 90 कैसे आएगा, 90 वाला कोई इस वीडियो को यहां तक देखता ही नहीं, ठीक है। अगर आप 90 लाना चाह रहे हो और इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो कहो भाई आपके कॉज और इफेक्ट मैच नहीं कर रहा है। आप क्यों देख रहे हो इस वीडियो को? आपको नहीं देखना है, मैं ये मासेस के लिए बना रहा हूं। तो जिनको 90 लाना वो तैयारी कर रहे हैं, जिनके 90 नहीं आ सकते 50 60 70 कैसे लेके आना है वो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। चलो, इसके अलावा भैया 90 मिनट हमारा ये हो गया। अच्छा भैया हमें इनमें से कोई नहीं आ रहा होगा तो मान लो क्वेश्चन नंबर 5 आपने बोल दिया पोर्टफोलियो का आएगा, दोनों कर लेना। हमें पोर्टफोलियो का नहीं आ रहा है करने को, तो नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस होंगे ना जो मैं इसके बाद डिस्कस करने जा रहा हूं, उधर से किसी क्वेश्चन को आप रिप्लेस कर सकते हो। मेरा कहना यही है कि 90 मिनट में आपको 3 क्वेश्चंस पूरी तरह से कंप्लीट करने हैं। ये वो क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि एग्जाम में आपको आते रहेंगे, मतलब देखे हुए सवाल लग रहे हैं, देखे हुए लग रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कीजिएगा इन द फर्स्ट 2 आवर्स। तो यहां तक 2 घंटे की कहानी हो गई। 30 मिनट एमसीक्यू में चला गया, 90 मिनट इन क्वेश्चंस में चला गया। अब बचते हैं लास्ट 60 मिनट्स। लास्ट 60 मिनट्स यानी लास्ट 1 घंटे में आपको सिर्फ 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 7। 3 आप कर चुके होंगे, 2 कौन से करने हैं तो उसके ऊपर में यहां मेरा राय ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 है डेरिवेटिव से। दोनों ही क्वेश्चन डेरिवेटिव से आने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको डेरिवेटिव्स पसंद है, होल्ड अच्छी है, तो आप ये अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आपको डेरिवेटिव्स पसंद नहीं है तो मेरे हिसाब से कैपिटल बजटिंग और लीजिंग वाला आप टॉपिक कर सकते हो। दोनों ही अपने आप में डेंजरस है। कैपिटल बजटिंग और लीजिंग काफी ज्यादा नंबर ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटर से अच्छा काम नहीं कर रहे हो, अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे से नहीं जानते हो, ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डिजाइन फॉर दोज हु आर नर्ड्स, जिनका टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छा है, आप उसके लिए जाइएगा। और जो लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 में जाइएगा जो कि डेरिवेटिव से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट आता है अपना, ये 30 मिनट का काम है। फिर अगले 30 मिनट का काम है हमारा फॉरेक्स, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 में।
क्वेश्चन नंबर 7 और 7B में, 7A और 7B में फॉरेक्स के ही क्वेश्चन होने चाहिए दोनों, और मेरे हिसाब से इसमें एक क्वेश्चन इजी आएगा, एक हार्ड आएगा। तो आप ये मान के चलना कि फॉरेक्स अगर आपको आता भी रहेगा तो भी आप यहां ज्यादा से ज्यादा 7 नंबर उठा पाओगे, मेरे को ऐसा लगता है। किस्मत अच्छी रही तो ज्यादा मिल सकते हैं, वो पेपर देख करके आप समझ जाएंगे, पर मेरे को लगता है 7 नंबर यहाँ कटेंगे ही कटेंगे, आपको फॉरेक्स अच्छे से भी आएगा तो भी, इसीलिए थ्योरी भी इसमें मैं एक ऑप्शन में डाल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 क्वेश्चंस आएंगे एबीसी करके, अगर आपको रीजनेबल थ्योरी लिखना समझ में आता है तो आप थ्योरी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर यहां पे भी तैयारी ठीक ही रखिएगा, 7 से 8 नंबर थ्योरी लिखने के भी कटेंगे आपके। तो अगर आप थ्योरी भी लिखोगे तो वहां पे भी नंबर कटेंगे। मेरा ये कहना है लास्ट 30 मिनट्स में ये मान के चलना कि आपके 7-8 नंबर तो कहीं पे भी कट सकते हैं, दैट यू हैव नो कंट्रोल ऑफ, बट ठीक है, इस तरह से अपने अटेम्प्ट करेंगे। मैं फिर से एक बार रिव्यू करा दूं, पहले 30 मिनट में आप एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यू में ज्यादा प्रैक्टिकल आते हैं आज तक और थ्योरी कम आता है, हो सकता है ये रिवर्स भी हो जाए, लेकिन आप हर तरीके के लिए तैयार रहिएगा। 30 मिनट में जब आपके एमसीक्यू हो जाए तो घड़ी देख करके 30 मिनट में आगे बढ़िएगा, एंड देन मूव ऑन टू 3 क्वेश्चंस दैट यू नो। आपको 7 में से 3 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है, इतना आसान आपके लिए मैं समीकरण बना रहा हूं, इतना इजी सिचुएशन बना रहा हूं। 7 में से कोई भी 3 क्वेश्चन को उठाइए और उनको सॉल्व कीजिए। मैं अगर आपकी जगह होता आई वुड हैव पिक्ड क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। इसके अलावा अपने को अगले 1 घंटे में 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से डेरिवेटिव्स वर्सेस कैपिटल बजटिंग एंड लीजिंग को आप एक ऑप्शन में डाल सकते हैं, या फिर फॉरेक्स वर्सेस थ्योरी को आप ऑप्शन में डाल सकते हैं। अगर इस हिसाब से अपने एग्जामिनेशन को प्लान करते हो और एग्जीक्यूट भी कर पाते हो, कंग्रेचुलेशंस, आप पेपर तो आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ठीक ठाक प्रिपेयर्ड हो तो। याद रखना, पेपर को यार मिस आउट मत करना, अगर आपको आता रहेगा तो पूरा 100 नंबर अटेम्प्ट करना, नहीं आता रहे तो बात अलग है। फाइनल रिमाइंडर्स देना चाहता हूं। फाइनल रिमाइंडर्स ये है कि प्लीज जब भी आप पेपर दे रहे हो हमेशा ये गिने कि आपको कितने मार्क्स का आ रहा है, ना कि ये गिने कितने मार्क्स का नहीं आ रहा है। मान लो आपने पहला क्वेश्चन उठाया, आपको नहीं आ रहा है, मत गिनिए, मत मत सोचिए उसके बारे में, रादर जितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं उनके बारे में सोचिए। अगर मैं आपके जगह होता तो एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद में मैं जिन जिन में एकदम श्योर हूं ना कि हाँ ये तो मेरा राइट है, ये तो मेरा राइट है, ये तो मेरा राइट है, उन सारे एमसीक्यूज का कैलकुलेशन करता। मान लो मेरे 30 में से 20 नंबर पक्के पक्के आ रहे हैं एमसीक्यू को लेकर के, तो सोचिए मेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा। फर्स्ट 30 मिनट्स एंड आई हैव नेल्ड 20 मार्क्स इन माई मार्कशीट, तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। तो इसी तरह आपको काउंट करना है एक एक क्वेश्चन करके। मान लो आपने उसके बाद उठाया पोर्टफोलियो, आपके दोनों सवाल बन गए, तो 7 + 7 14 नंबर और जुड़ते हैं उसमें, सो 20 + 14 34 अगर आपके आ जाते हैं मार्क्स इन हाउ मेनी टाइम, ओनली 1 आवर, 1 घंटे में। अगर आपके यहाँ पे 34 नंबर आ जाते हैं तो जनाब आपके पेपर में 40 से कम कैसे आ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ 50 से कम नहीं आ सकते, 60 से भी कम नहीं आने चाहिए। तो ये थोड़ा सा पेपर का अंदाजा करना, आप कहाँ क्या फॉल कर रहे हो इसके बारे में ध्यान देना। हाँ, ये सब चक्कर में अपना टाइम मैनेज करना भूल मत जाना, टाइम मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। एसएफएम के पेपर में टाइम की कमी रहेगी तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। नंबर 3, प्लीज खुद पे ज्यादा एफर्ट या खुद पे ज्यादा जोर मत डालिएगा। कई बार हम एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, 80 लाएंगे, 90 लाएंगे, 100 लाएंगे, नहीं भाई रुक जाओ। आपका पहला ऑब्जेक्टिव है एग्जाम को पास करना। कल को अगर पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया तो आपके हाथ पैर फूलने नहीं चाहिए, आपको कपकपी नहीं आनी चाहिए। रादर आपको एग्जामिनेशन में पहले ये सोचना चाहिए कि गए सब गए लेकिन मैं बचूंगा इसमें, कैसे बचेंगे पहले ये फिगर आउट करके कि 40 कहां मिलेंगे अपने को। यस, ये बहुत क्रिटिकल होता है किसी भी डिफिकल्ट पेपर में, ये समझना कि अपने 40 कैसे आएंगे, ये सोच लेना, समझ लेना। रिमेंबर यू हैव टू पास द एग्जामिनेशन, दैट्स योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। क्लियर? उसके बाद नंबर बढ़ाएंगे भाई, 40 आ जाएंगे तो 50 के बारे में सोचेंगे, 50 आएंगे तो 60 के बारे में सोचेंगे, सब होगा, पर पहले से एक्सट्रीम प्रेशर में नहीं डालेंगे। एंड आखिरी टॉपिक तो यही है भाई, कॉन्फिडेंट रहना। आपने खूब तैयारी करी, खूब एफर्ट मारा, प्लीज अब ना खुद के ऊपर अंगुली पॉइंट करना बंद कर दो। आपने जितना एफर्ट दिया वो सारा आपके काम आने वाला है, एग्जामिनेशन बहुत रॉकिंग जाने वाला है, ये कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए। आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कॉन्फिडेंट है तो 80% चांस है कि आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे पेपर्स दिए हैं एंड कॉन्फिडेंस वाज ऑलवेज माय की, और वही चीज मैं आपको पास ऑन कर रहा हूं। तो प्लीज कॉन्फिडेंट रहिए, आपने जितनी तैयारी करी सारी आपके काम आएगी। तब तक के लिए एंजॉय करना, चिल करना, एग्जामिनेशन सामने ही है तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज।